हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल आशीष तिवारी। माय नेम इज़ मुस्कान एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री ऑफ यूरोप 1870 से 1945। ये हमारा डिसिप्लिन सेमेस्टर 6 मेजर पेपर का सब्जेक्ट है। ये इसमें हम यूनिट 3 के 7 चैप्टर के बारे में बात करेंगे। लास्ट वीडियो हमने चैप्टर नंबर 6 की बनाई थी। जिसने वीडियो नहीं देखी जाकर वीडियोज़ देख लीजिएगा। 6 चैप्टर तक कंप्लीट हो गया है। आज इस वीडियो में बात करेंगे चैप्टर नंबर 7। इसका नाम है फांसीवाद और नाजीवाद का उदय। इसके बारे में बताएंगे फांसीवाद और नाजीवाद का उदय कैसे हुआ था, ये फांसीवाद और नाजीवाद क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर कोई इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आने वाली अपकमिंग वीडियो की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल सके। इसका उद्देश्य देख लेते हैं क्या पढ़ना है इस चैप्टर में हमें। फांसीवाद और नाजीवाद के उदय और उसके प्रभाव को हम समझेंगे इस चैप्टर के अंदर। मेनली हमें यही समझना है और इस चैप्टर के अंदर कुछ भी नहीं है। परिचय देखना है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब यूरोप में अस्थिरता आई, उनके ऊपर आर्थिक संकट और असंतोष ने फांसीवाद जो विचारधारा है ना उसको जन्म दे दिया था। फांसीवाद एक राजनीतिक विचारधारा है इसमें जो तानाशाही होते हैं ना, जो राष्ट्रवाद और हिंसा को महत्व देती है ये। ठीक है कि तानाशाही विचारधारा वाले लोग होते हैं जो राष्ट्रवाद को और हिंसा को बहुत महत्व देते हैं। फांसीवाद का विकास कैसे हुआ? तो फांसीवाद का जो विकास है ना वो इटली में मुसोलिनी ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद इनका नेतृत्व किया था और जो सामान्य विरोध जैसे राष्ट्रीय गौरव और सेना पर उनके ऊपर ज़्यादा जोर दिया था। तो इसी प्रकार से इनका विकास हुआ है। और जो इटली में फांसीवाद के उदय के क्या कारण हुए थे तो वो देखते हैं कि युद्ध के बाद उनके ऊपर जो आर्थिक संकट आया था ये भी उनका एक मेन कारण था फांसीवाद के उदय के लिए। कमज़ोर लोकतंत्र हो गया था, बेरोजगारी आ गई थी और युद्ध के बाद अशांति हो रही थी। तो शांति के लिए कोई समझौते नहीं किए गए थे, कोई नीतियाँ नहीं बनाई गई थी उस टाइम पे। तो इसलिए अशांति का अभाव हो रहा था और बेरोजगारी की समस्या भी उत्पन्न हो रही थी। साम्यवाद का भी डर हो रहा था। तो ये सभी कारणों की वजह से फांसीवाद का उदय हुआ। मुसोलिनी के संक्षिप्त जीवन व फांसी दल। तो जन्म का हुआ था 1883 इटली में हुआ था ये। 1919 में फांसीवाद पार्टी की स्थापना हो गई थी और 1922 में उन्होंने सत्ता प्राप्त कर ली थी। मुसोलिनी की गृह नीति क्या थी? तो इनकी थी कि मजदूर जो संगठन है उन पर नियंत्रण करना चाहते थे। ये शिक्षा और प्रचार माध्यमों पर उन पर भी नियंत्रण करना चाहते थे। विरोधियों का ये दमन, विरोधियों को बिल्कुल खत्म करना चाहते थे। मुसोलिनी की विदेश नीति क्या थी कि ये इथियोपिया पर हमला करना चाहते थे, लीबिया पर ये अपना अधिकार दिखाना चाहते थे और जर्मनी के साथ ये गठबंधन करके रोम विलियन दूरी करना चाहते थे। मतलब मेनली यही है कि जर्मनी के साथ ये गठबंधन करना चाहते, उनके साथ मिलकर काम करना चाहते थे। फांसीवाद तथा नाजीवाद के बीच में अंतर क्या है वो देखते हैं। फांसीवाद के नेता मुसोलिनी, ये फांसीवाद जो इटली में था और नाजीवाद जर्मन में था। ये हिटलर थे। ठीक है। नस्लवाद तो ये कम प्रमुख थे, ये अत्यधिक प्रमुख थे। यहूदियों पर दृष्टिकोण तो इनका तटस्थता मतलब नॉर्मल था। और जो ये थे ना यहूदीवाद, सॉरी जो जर्मनी में था ना, यहूदीवाद का विरोध किया जाता था, उनके साथ भेदभाव किया जाता था। नेक्स्ट है कि नाजीवाद जो विचारधारा है उसका विकास कैसे हुआ? तो जो प्रथम विश्व युद्ध में हार के बाद जर्मनी में असंतोष फैलने लगा था, तो उसके बाद जो हिटलर है उन्होंने अपना राष्ट्रवाद, आर्य श्रेष्ठता और अयहूदी विरोध की नाजी विचारधारा पर उनको अपनाया था। मतलब आर्य श्रेष्ठ इन सबको ज़्यादा अपनाया था। जो अयहूदी वाली जो जनसंख्या थी उनके साथ काफ़ी हद तक विरोध किया जाता, पॉलिटिकल में विरोध किया जाता था उनके जनता के अनुसार। मतलब दोनों में जो जैसे यहाँ पे हिंदू मुस्लिम है, अगर हिंदू की जो जनसंख्या है वो ज़्यादा है तो उस पर उनको विरोध किया जाता था। वैसे हिटलर थे, ये अयहूदी इनकी जो संख्या है ये अल्पसंख्यक लोग थे जर्मन में, तो इनके साथ काफ़ी हद तक भेदभाव किया जाता था। ओके। हिटलर की विचारधारा क्या थी? तो जर्मन ने इन्होंने राष्ट्र को सबसे ऊपर माना था, सबसे श्रेष्ठ माना था। अयहूदियों का उन्मूलन मतलब अयहूदियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, उनके साथ भेदभाव किया जाता था। उन्हें पॉलिटिकल और देश की कई नीतियों से दूर रखा जाता था, इनकी राय नहीं मानी जाती थी। तो वसारे की संधि का इन्होंने काफ़ी विरोध किया था। इन्होंने एक दलीय तानाशाही शासन को अपनाया था। मतलब एक दलीय जैसे
कि वो हिटलर जो है वो खुद ही शासन करे, उनके अपोजिशन में भी कोई पार्टी मौजूद ना हो, क्योंकि वो अयहूदियों का विरोध भी करते थे और उनके खिलाफ कोई आवाज़ ना उठा सके। तो उन्होंने इसी विचारधारा को अपनाया कि वो एक दलीय शासन हो, उनके खिलाफ कोई भी पार्टी उनके सामने ना खड़ी हो। नाजीवाद के क्या लक्षण थे? तो नाजीवाद में तानाशाही इनका शासन रहता था। अयहूदियों इन्होंने भी विरोध किया था और राष्ट्रवाद और सैन्यवाद को अपनाया था और प्रचार तंत्र का इन्होंने यूज़ किया था। नाजीवाद के सिद्धांत है कि जो आर्य जाति है ना वो सबसे श्रेष्ठ है। जो शुद्ध नस्ल को इन्होंने बढ़ावा दिया था और जो अयहूदी और विकलांगों को इन्होंने हटा दिया था, सफाया किया था उनका। नाजीवाद के उदय के क्या कारण थे? तो वे सारे कि सिंधी का उन्होंने सिंधी से अपमानित हुए थे, आर्थिक संकट इनको देखने को मिला था, बेरोजगारी और कमजोर लोकतंत्र जैसी समस्याओं का इन्हें सामना करना पड़ा था। एडोल्फ हिटलर का व्यक्तित्व कैसा था? तो इनका 1889 में ऑस्ट्रिया में इनका जन्म हुआ था और ये तेज भाषण शैली थे, ये करिश्माई नेतृत्व था इनका। 1933 में जर्मनी का चांसलर बने, मतलब वहाँ के नेता बन गए थे वो। जर्मनी का जो भी पूरा है वर्क पॉलिटिकल जो करियर वो इनके हाथ में था, लोकतंत्र पूरा जो जर्मन का था वो इनके हाथ में था। हिटलर की गृह नीति क्या थी? तो अयहूदियों पर अत्याचार करना इनकी, और शिक्षा और मीडिया पर नियंत्रण रखना, विपक्षियों को हटा देना, बिल्कुल ख़त्म कर देना। हिटलर की विदेश नीति क्या थी? सारे की जो संधि है उसको तोड़ देना, सेना को बढ़ाना, ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा करना, पोलैंड पर आक्रमण करके 1939 से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत भी करना। निष्कर्ष में देखना है कि जो फांसीवाद है और जो नाजीवाद है ना, इन्होंने लोकतंत्र को समाप्त करके तानाशाही को जन्म दिया था। दोनों की ही लोकतंत्र को समाप्त करके तानाशाही को जन्म देने की दोनों की भूमिका बराबर है। दोनों ने बिल्कुल ही अहम हिस्सा अपना निभाया है इन सबको बढ़ावा देने के लिए, और इन विचारधाराओं के कारण ही द्वितीय विश्व युद्ध और मानवता पे गंभीर संकट था। द्वितीय विश्व होने की जो संभवता है वो बढ़ती जा रही थी और मानवता पे काफ़ी भारी संकट आया था, क्योंकि लोग जो अयहूदी थे उनके साथ भी भेदभाव हो रहा था। आर्य समाज है उनको सबसे ऊपर रखा जाता, सबसे श्रेष्ठ माना जाता। दोनों जातियों के बीच भेदभाव किया जाता था, क्योंकि जो अयहूदी थे वो अल्पसंख्यक थे, जो आर्य समाज थे वो बहुसंख्यक लोग थे। जैसे इंडिया में भी है ना कि हिंदू बहुसंख्यक हैं और जो मुस्लिम है वो अल्पसंख्यक है, सिख हैं और क्रिश्चियन है, तो ये सारे अल्पसंख्यक लोग हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आपको आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। कोई क्वेरीज है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। आप वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लीजिए, इसने चैनल ज्वाइन नहीं किया है। डेली अपडेट्स के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, तो वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ये पूरी वीडियोस देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा कि इस वीडियो में क्या बताया गया मेनली।